नमस्कार और जोहार। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्लास 10 के गणित का बहुपद चैप्टर नंबर 2 बताने वाले हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो चैप्टर में जितने सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, और वो भी एकदम देसी भाषा में। आप एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एकदम देसी भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं गणित में। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और हो सकता है ये चैप्टर नंबर 2 में मेरा कम से कम 2 से 3 वीडियो रहेगा, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हम MCQ क्वेश्चन है ना, फिर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, जो लिखने वाला क्वेश्चन है, उसका भी डिस्कशन करूंगा, MCQ भी करूंगा, और इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज मैंने शुरू नहीं किया है। आज मैं चैप्टर नंबर 2 से बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो बहुपद जानने से पहले बच्चों आप लोग को एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो बेसिक बातें हैं उसको जानना पड़ेगा। सबसे पहला बात क्या एक होता है कि आपको चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चर किसको कहते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अचर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ गणित के सिंबल होते हैं, गणितीय सिंबल या फिर गणित का जो संकेत होता है उसको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा बहुपद। ठीक है, चर का क्या मतलब होता है और अचर का क्या मतलब होता है। अचर का मतलब, अचर को हम लोग ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और चर को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश भी आप लोग समझते चले गएगा, क्योंकि आगे जब क्लास में 11 क्लास में जाएंगे या 12 क्लास में जाएंगे तो हिंदी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा नॉलेज रहने से आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको जो मेन हिंदी है वो तो करना ही करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि अचर किसको कहते हैं। अचर का मतलब होता है जिसका मान ना बदले, है ना, जिसका मान जो है सो ना बदले। मतलब एक बार जो वहाँ पे रख दिए मान, उसका वैल्यू फिक्स्ड हो गया। तो इसका मतलब कहेंगे कि जिसका मान बदलता नहीं हो, जिसका मान बदलता नहीं हो, है ना, बदलता नहीं है या नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। अचर जो बेसिकली देखा जाए तो कोई नंबर जैसे हो गया तुम्हारा, है ना, नंबर में 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, ये सबको अचर कहते हैं। ये फिक्स्ड होता है, नहीं बदलना मतलब फिक्स्ड होता है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे 2 लिख दिए तो 2 ही कहलाएगा, 3 लिख दिए तो 3 ही कहलाएगा, 4 लिख दिए तो 4 ही कहलाएगा। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं अचर। अब देखो, अचर को जो ज़्यादातर जो सूचित किया जाता है ना, तो इसको क्या है? अचर को सूचित किससे किया जाता है? ABC वगैरह से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। किसको? अचर को। अचर को सूचित किया जाता है ABCD के स्टार्टिंग, मतलब ABCD के जो लेटर होता है ना, अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं हम लोग, तो शुरुआत वाले अक्षर से उसको क्या करते हैं? उसका संकेत देते हैं। ठीक है, तो अचर को किससे सूचित करते हैं? तो या तो A दिखाई दे, या B दिखाई दे, या C दिखाई दे। ठीक है, तो इस टाइप के अगर कुछ तुमको दिखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरी बात, चर। चर किसको कहते हैं? चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। तो ये सब भी याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलता हो सर, है ना। अच्छा, ये बात होता है, मैंने मान बदलता हो, इसका क्या मतलब होता है? तो मैं एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। इससे पहले इसका डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, जिसका मान बदलता हो, जिसका मान में बदलाव हो या बदलता हो, जिसका मान में बदलाव हो, है ना, बदलाव हो, या जिसका मान बदलता हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको चर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखो, चर को जो सूचित किया जाता है ना बच्चों, वो X या तो Y या तो Z वगैरह से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बोलिए, किसको? XYZ से सूचित किया जाता है। किसको?
चर को, और इसको कांस्टेंट जिसको हम लोग अचर कहते हैं उसको हम लोग ABCD से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते चले जाएं। और XYZ से किसको सूचित करते हैं? जिसका मान में बदलाव हो चर कहते हैं, और XYZ से सूचित करते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। अब एक ठो मैंने यहाँ लिखा है गणितीय संकेत। तो गणितीय संकेत में जैसे अगर आपको ऐसा दिखाई दे, आपको ऐसा दिखाई दे, या आपको ऐसा दिखाई दे, या तो आपको ऐसा दिखाई दे, तो आप ये तो पता होगा इसको हम लोग कहते हैं जोड़, है ना। इसको कहते हैं क्या चीज़? घटाव का चिन्ह। और इसको क्या कहते हैं? गुना का चिन्ह। और इसको क्या कहते हैं? भागा का चिन्ह, भागा। तो भैया जोड़ को अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन। क्या कहते हैं? एडिशन। घटाव को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। और गुना को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुना को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और भागा को कहते हैं अंग्रेजी में डिवीजन। आप लोग को इसलिए लिखा दे रहा हूँ क्योंकि जब 11 जाओगे ना बच्चा तो ये सब आपको काम आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ज़रूरी है। ओके, हाँ। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसको कहते हैं गणितीय संकेत या मैथमेटिकल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसका नाम को कहते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। याद रखना है सबको, ठीक है ना। देखो अभी सीखने का उम्र है, सीख लो, आगे अभी बहुत पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो चर के बारे में बताया, अचर के बारे में बताया, गणितीय संकेत के बारे में बताया। मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 5x + 9, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 5x + 3y, है ना। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया 4x + या 7z, या फिर चौथा एग्जाम्पल ले लिया 3x - 2y, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो देखो ये जो लिखा गया है इसमें क्या क्या यूज हुआ है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है। तो देखोगे एक ठो 5x के साथ गुना में है, प्लस में 9 है ना। तो यहाँ पे जो बच्चों ध्यान रखना कि मैं पूछूंगा चर क्या है, अचर क्या है, तो समझना 5 और 9 में कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, इसीलिए ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? 5 और 9 कहलाएगा अचर, और x हमारा कहलाएगा चर। x क्या होगा? चर होगा। 5 और 9 क्या होगा? अचर होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो प्लस क्या है? तो प्लस हमारा वही क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है ना यहाँ तक। अब यहाँ से देखो 5x + 3y है, तो यहाँ पे 5 और 3 हमारा क्या कहलाएगा? 5 और 3 हमारा अचर कहलाएगा। इसका मान में कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा तो x और y में होगा, और x y हमारा कहलाएगा चर, और 5 और 3 क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। जहाँ तुमको नंबर दिखे अचर कहलाएगा। समझ में आया ये बात? इसी तरह से तुम कह सकते हो 4 हमारा चर होगा, अचर होगा, 7 अचर होगा, x और z हमारा चर होगा, 3 हमारा अचर, 2 हमारा अचर, x और y हमारा चर हो जाएगा। तो चर और अचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, आई थिंक, है ना। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ बच्चों कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक ठो ऐसा दिखाई दे, ax + b दिखाई दे, या फिर cx + d दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई दे दिया, तो अब कौन होगा चर सर और कौन होगा अचर, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि अचर को ABCD से डिनोट करते हैं और चर को XYZ से डिनोट करते हैं। तो इस केस में हमारा x जो होगा वो चर कहलाएगा, और ये और b हमारा अचर कहलाएगा, है ना। और ये भी हमारा अचर होगा, और ये x हमारा चर हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसको ध्यान में रखना है। और जो हम लोग इस टाइप से लिख रहे हैं ना, कुछ जैसे चर अचर और मैथमेटिकल जो गणितीय संकेत का जो एक मतलब कॉम्बिनेशन है, जो मिला करके जो लिखा जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। देखो एक नाम आया बीजीय व्यंजक, है ना, आपने 8 क्लास में अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। बीजीय व्यंजक, थोड़ा सा हिंदी मेरा कमज़ोर हो चुका है, इस पे थोड़ा सा केवल समझना है आप लोग को। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक का मतलब कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो और गणितीय सिंबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे 3x + 5y अगर ले लिए तो ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहेंगे, है ना। अब बात आती है बहुपद। तो बहुपद क्या चीज़ होता है? और एक चीज़ इसमें और जानना था, एक होता है पद। पद क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है ना, एक 3x दिख रहा है, एक 5y दिख रहा है, बीच में प्लस है, तो इसको कहते हैं पद। और ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो इसमें 2 ठो पद था, है ना, इसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखा रहता 3xy + 5z + 2, तब ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और इसमें देखो तो कितना पद हो गया? तो सर 1 हुआ गुरुजी, 2 हुआ और ये 3, तो इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। क्या ये पद के बारे में समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पे समझते हैं हम लोग आगे का टर्म। एक होता है गुणांक। जैसे गुणांक बोला जाए तो गुणांक का मतलब क्या समझते हैं, है ना। तो गुणांक का क्या मतलब होता है ये इसको समझाता हूँ मैं। तो देखिए घबराइए नहीं, सब चीज़ समझ में आएगा। अब लिखते हैं हम लोग गुणांक के बारे में। थोड़ा सा 1 मिनट मुझे टाइम दें, थोड़ा सा एक तो मैं पेज बदल लेता हूँ, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये गुणांक किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए गुणांक मतलब व्हाट, जिसे मैंने यहाँ लिखा गुणांक, तो गुणांक किसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज करो कि ये 2x + 3 है ना, तो गुणांक पूछा जाता है कि किसका गुणांक। तो जैसे मैं कहूँगा कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक का मतलब उसके साथ में गुना क्या है, माने x के साथ में गुना के रूप में कौन है, तो x के साथ में गुना के रूप में कौन है? 2, तो ये 2 हो जाएगा x का गुणांक। अगर यहाँ पे ऐसा रहता 2x² + 5x + 9, अगर मुझे पूछा जाता कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते? 2 लिखते, है ना। x का गुणांक पूछा जाता है इसमें तब, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? तो ये 5 लिखते, है ना। सर ये 9 क्या है? तो 9 को कहते हैं अचर पद, है ना। 9 को क्या कहेंगे? अचर पद कौन है? 9 है। और एक चीज़ आपको याद रखना, जैसे कोई भी चीज़ के पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। जैसे x के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। और अगर x लिखा है तो इसके पावर में कितना होता है? x के पावर में 1 होता है। अगर ऐसे x के पावर 2 है तो इसका घात में 2 है। पावर को मतलब घात होता है, पावर का मतलब घात। और जैसे x लिखा है तो x के घात में 1 होता है और x के पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, गुणांक किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? चर के बारे में सिखाया, अचर के बारे में सिखाया, है ना, बीजीय व्यंजक के बारे में सिखाया, उसके बाद आपने सीखा पद के बारे में, फिर गुणांक के बारे में, है ना। अब देखो बहुपद की बात आती है, तो बहुपद क्या होता है यहाँ पे पहले मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनके घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। जैसे अगर मैं ये मान लो, एक मैंने इसको कहा बहुपद किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। अगर मान लो कि हमको इस टाइप का कुछ व्यंजक मुझे मिला है, कुछ व्यंजक मिला है, ठीक है, और जिसमें एक ही ठो चर है, माने x ही केवल चर दिख रहा है, तो जो उसका घात जो होना चाहिए ना, जैसे यहाँ लिखा है 5x³ - 4x² + x - √2। तो इसमें बच्चों क्या होना चाहिए कि जो
चर का घात होगा, इसको ध्यान देना, चर का घात, हर एक में चर देखो, तो चर का घात 3 है, 2 है, इसमें 1 है ना। तो चर का जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या में या तो वो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, यही सब में से कोई होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अगर आ गया ना, इसके अलावा जैसे मान लो कि पावर में 1/2 आ गया, या रूट आ गया, है ना, या फिर क्यूब रूट आ गया, इसको कहते हैं रूट, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं क्यूब रूट, ये सब कुछ टर्म अगर दिखाई दिए या नेगेटिव नंबर्स आने लगे, तब वो हमारा जो बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 2y² + 3y + 4, तो x की जगह y भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो y के घात 2 है, y के घात 1 है, यहाँ y के घात 0 है। तो जो घात मुझे दिख रहा है या तो 0, 1, 2, 3, 4 में से ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है। तो इसका मतलब सर कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे? तो नहीं, लेकिन सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे। देखो ये हमारा बहुपद है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि ये 1 के नीचे लिखा है ना। 1 के नीचे लिखा है मतलब जब इसके पावर कुछ अगर तुम करने जाओगे तो x के पावर में नेगेटिव के टर्म आने लगेंगे, मतलब नेगेटिव ऋणात्मक आने लगेगा। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है ना। क्या ये बहुपद है सर 1/x - 1? तो ये भी बहुपद नहीं है सर। ये √x + 2 बहुपद है। तो क्यों? क्योंकि भैया x की पावर में रूट है, रूट नहीं चलने वाला है बच्चों। तो चलेगा क्या? चलेगा 0, 1, 2, 3, 4 में से ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है हमारा बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब देखो जो बहुपद है उस पर समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ 5x³ था, -4x² था, +x - था ना, तो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है भाई? क्योंकि x के घात 3 है, x के घात 2 है, x के घात 1 है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से ही है, इसीलिए वो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। और इसमें इस बहुपद में चर कौन है? x है। इस बहुपद में चर कौन है? y है। तो y दिख रहा है तो बहुपद किसका है? y के रूप में है। x दिख रहा है तो बहुपद किसका है? x के रूप में है। ये बात क्लियर हो रही है आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बनेगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। अब यहाँ पे बहुपद की घात जानते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है ना। घात क्या होता है इसको समझना है हम लोगों को। हाँ, ये हेडिंग रहेगा बहुपद की घात, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसी से सब चीज़ डिसाइड होगा। बहुपद का घात का क्या मतलब होता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। ये रहा आपका एग्जांपल। बहुपद को ना हम लोग px से डिनोट करते हैं या तो py से डिनोट करते हैं। जैसे px लिख दिए, मतलब जब यहाँ कुछ बराबर होगा केवल x के चीज़ें दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल आपके पास, x² + 5x + 6, ऐसा एक ठो ले लिया। py ले लिया, y सर x बड़ा मज़ा नहीं आ रहा, बार बार x आ रहा है, y ले लो यार। y ले लिया तो ये सपोज करो y² + 9y + 7 ले लिया। सर अगर मान लीजिए y के जगह और कुछ ले लेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो मैंने √3x² + 6x - 9 ले लिया, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। pu ले लिया तो ले लो भाई pu, x y z u भी कोई अंतर नहीं होता है। u³ -8xu के पावर 1/2 + 7u, है ना। अगर मैं यहाँ पे px ले लूँ, है ना, कि x³ + x√x + 7x। अब मुझे बताना है कि इसमें बहुपद कौन है, अगर बहुपद है तो उसकी घात कितनी है, ठीक है। देखो बहुपद जानने के लिए क्या करना है, इसके हर एक पद के में जो चर है ना उसके पावर को देखना है। यहाँ पे चर हमारा x है बच्चों, है ना। यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर क्या है 0, कि मैंने बता रखा है x के पावर 0 का मान
1 होता है बच्चों, ठीक है। तो कुछ अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट दिख रहा है ना, जैसे यहाँ 6 है तो 6 को तुम लिख सकते हो 6 1 जा 6, और ये 6 को 1 को अभी मैंने लिख दिया x के पावर 0। तो ये बस टोपी पहनाने के लिए है, इसको मतलब थोड़ा सा मेकअप कर दिया, बट नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल के ड्रेस में रहते तो स्टूडेंट कहलाते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम घर आ गए स्कूल का ड्रेस खोल दिया तो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड था, तुम स्कूल गए थे तो एक यूनिक ड्रेस में गए थे, स्टैंडर्डाइज था तो स्टूडेंट के यूनिफॉर्म में थे, स्टूडेंट कहला रहे थे। लेकिन घर आ गए तो भी आप स्टूडेंट हैं, आप भले गंजी में हो चाहे पैंट में हो, लेकिन स्टूडेंट ही हैं। लेकिन जैसे बोलेगा भाई स्कूल जाना है तो गंजी पेट में थोड़ा जाएगा, वो तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो वही तो है, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड दिखेगा, मैंने स्टैंडर्ड बनाया मिलेगा, कुछ चीज़ों को तुमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो चीज़ मज़ेदार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को जानना है क्या बहुपद की घात। तो सबसे पहले पता लगाओ कि इनमें से कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। जो जो बहुपद नहीं है बच्चों उसका घात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले चेक करता हूँ कि कौन कौन बहुपद है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर एक चर के पावर में या तो 0 है या तो 1 है या तो 2 है, इन्हीं में से है, इसका मतलब ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। इसमें देखो y के पावर 2 है, y के पावर 1 है, y के पावर 0 है, ये भी बहुपद है। सर ये √3 आ गया, तो √3 नंबर होता है ना, नंबर रहने दो, कांस्टेंट है। अब x के पावर 2 है, x के पावर 1, x के पावर 0 बहुपद है। यहाँ पे u के पावर 3 और u के पावर 1/2 ये गड़बड़ कर दिया, ये आ गया हम लोग को बाधा डालने के लिए। तो इसका मतलब कि ये कह रहा है हम बहुपद नहीं हैं। यहाँ पे देखो, इसमें देखो x के पावर 3 है, x आया, ये √x लेके आ गया ना, ये √x बड़ा बेईमान होता है, और ये बेईमानी करके इसको कह दिया कि बहुपद नहीं है। तो बाकी 2 बहुपद है, 2 को बहुपद नहीं बता रहा है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ 3 बहुपद है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि बहुपद की घात क्या होती है। देखो घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री, है ना। हिंदी में घात कहते हैं, इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। अब डिग्री का मतलब समझो, डिग्री क्या होता है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ चर में 2 घात, जो 2 है ना वो सबसे बड़ी घात है, 2 जो है वो सबसे बड़ी घात है, और यही बहुपद की घात होती है। तो इसका बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। सर यहाँ y के पावर घात में 2 है, तो इसका मतलब सर घात इसका क्या हो जाएगा? बहुपद का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यार सर ये इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर घात 2 ही वाला दिखा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, 3 वाला भी दिखा दो। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, px = 5x के पावर 7 + 6x + 9x3, है ना। तो अब यहाँ पे देखो x के पावर 7 है, x के पावर 1 है, x के पावर क्यूब है। तो सबसे बड़ी घात जो मुझे दिख रहा है वो 7 है, तो ये 7 हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। तो बहुपद का घात कितना हो गया? इस बहुपद में 7 हो गया बच्चों। क्या हो गया? 7 हो जाएगा, है ना। तो आप घात निकालने के लिए सीख गए, मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल सर, आप पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप आगे देखिए, अब जैसे घात तो निकालने सीख गए सर, तो क्या फ़ायदा? तो क्या फ़ायदा है ये समझो, क्या फ़ायदा है सो, है ना। अब घात के आधार पे हम बताएंगे, है ना, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला बात याद रखना कि अगर घात 1 वाले बहुपद को, घात 1 वाले बहुपद मतलब जिसका घात 1 है बच्चों, जिसका घात कितना है? 1 है, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, है ना। उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं सर? रैखिक बहुपद। मतलब इसका जो डिग्री है वो 1 होगा, माने घात कितना होगा? 1 होगा। हाँ, ये दिखेगा कैसे? तो दिखेगा ऐसे दिखेगा, px = ax + b टाइप का दिखेगा। अब देखो ax + b टाइप का दिखेगा, मतलब सर इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? x के पावर में 1 है, माने घात इस बहुपद का 1 है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैखिक बहुपद, है ना। अब देखो, अब समझना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे a को एक कंडीशन डाल देता हूँ
इसको ऐसा लिखते हैं ना, जिसका मतलब कहते हैं ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो सर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तब, अगर बच्चों यहाँ मैं 0 रख दूँ तो इसको भी तो 0 कर देगा, x को भी तो 0 कर देगा, तो केवल b ही बच जाएगा। तो केवल हमारा जो बहुपद है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि अचर हो जाएगा। तब उस समय तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो वो कहेगा अचर बहुपद। क्या कहलाएगा? अचर बहुपद। तो आपको रेखिक बहुपद का जो मानक रूप है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप याद रखना पड़ेगा, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पी एक्स बराबर 9x प्लस 5, पी एक्स बराबर 3x प्लस 2। इस टाइप के जितने देखेंगे ना, यहाँ ए के जगह में 5 है, बी के जगह में ए के जगह में 9 है, बी के जगह में 5 है। यहाँ पे ए के जगह में 3 है, बी के जगह में 2 है। ए और बी बदलता चला, जितना मान चाहो रख दो, लेकिन x की घात हमेशा 1 ही होगा। उसको कहेंगे ये घात 1 वाले बहुपद, जिसका नाम होता है रैखिक बहुपद। क्या नाम होता है? रैखिक बहुपद। तो सर ये इतना आसान था? तो बिल्कुल आसान है। तो अगर हम आपको पूछें कि रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, तो आप बताएंगे कि घात 1 वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अब मैं इसी तरह से बाकी को आपके किताब में जो है उसको आप देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, जो मैंने सारा चीज़ समझा के रखा है बच्चों। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है रैखिक बहुपद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, है ना। तो रैखिक बहुपद माने लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसका घात कितना हो? 1 हो। जैसे यहाँ लिखा 2x - 3, है ना, √3x प्लस 5, y प्लस √2, x - 2/11, 3z प्लस 4, 2/3u प्लस 1 इत्यादि सभी रैखिक बहुपद हैं। वो कैसे सर? जैसे देखो x के पावर 1 है, x के पावर 1 है, सब में जो घात, जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है, इसीलिए ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। अब हम लोग जानेंगे दूसरी बात, जैसे घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ देखो, अगर घात 2 हो गया तो वो बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात बहुपद में हमारा घात कितना होगा? 2 होगा, है ना। अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा, और उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिया गया ना, जैसे 2x² प्लस 3x - 2/5। तो देखो यहाँ x के उच्चतम घात 2 है, इसीलिए ये कहलाएगा कौन सा? द्विघात बहुपद, है ना। अब इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप लोग, द्विघात बहुपद, है ना। एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसको मैं एकदम समराइज करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आया हम लोग की बात द्विघात बहुपद, दूसरा नंबर द्विघात बहुपद। आप लोग नोट्स बनाते चलना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मैं ये पूरे, हो सकता है ये चैप्टर को मैं 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूं और पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद में देखो, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ये दिखेगा कैसे? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, मानक रूप होगा, वो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होगा, और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और b और c सर, तो b और c 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, px बराबर 3x² प्लस 9x प्लस 6। अब तुम बता सकते हो a b c के जगह में क्या है? तो सर गुरुजी ये x² के बगल में बैठा रहता है, उसको ये कहते हैं। तो ये का वैल्यू 3 है गुरुजी, b का वैल्यू 9 है, और c का वैल्यू 6 है। मन में बहुत समझदार हो गया है, तुम लोग समझ जाते हो ना। हाँ, अब px = अगर मान लो यहाँ मैं ले लिया 4x² - 9, तब मैं तुमसे पूछूं कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। देखो बच्चों, a जो होता है ना, a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है।
और b जो होता है बच्चों वो x का गुणांक होता है, ठीक है ना। और c जो होता है वो अचर पद होता है, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब तुम्हें बताना है a मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4। b मतलब x का गुणांक, अरे ये तो x तो गायब हो गया, तो x गायब हो गया, हमारे साथ गद्दारी हो गया। अरे नहीं बेटा, गद्दारी नहीं हुआ, x नहीं तो 0 × x लिख देना। हाँ, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। जैसे तुम स्कूल से घर आ गया था तो विद्यार्थी, इसका मतलब थोड़ा कि तुम विद्यार्थी नहीं कहलाओगे। शर्ट पैंट खोल दिया, आ गया हाफ पैंट और गंजी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम विद्यार्थी नहीं हो। फिर से शर्ट पहना दिए, लो भाई पहन लो, बताओगे हम इस स्कूल में पढ़ते हैं तो विद्यार्थी हो गया। तो ये तुम्हारा 4x² + 0x - 9, तो b का वैल्यू कितना होगा, x का गुणांक तो 0, और c कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और ये भी कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। px बराबर मैंने ले लिया, मान के चलो 4x² + 6x, तो मैं पूछूं कि a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू गुरुजी x² का गुणांक होता है तो 4 लिख देंगे, x का गुणांक होता है b तो 6 लिख देंगे। अरे ये तो c तो भाग गया जी, तो यहाँ 0 लिख दो, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो द्विघात बहुपद समझ में आया आपको। तो इसी तरह से त्रिघात बहुपद है। त्रिघात में क्या होगा, तो त्रिघात में 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। दिखेगा कैसे, तो देख लो, ये हम लिख देता हूँ, त्रिघात बहुपद। त्रिघात, जैसा नाम वैसा काम। देखो तुम लोग गुलाब जामुन का नाम सुने हो, गुलाब जामुन को छोड़ करके मैथ और बाकी चीज़ों में जितना नाम है ना, उसका सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, खाली गुलाबे जामुन में मतलब नहीं दिखता है। जैसे तुम लोग समझ रहे हो, गुलाब जामुन में ना गुलाब दिखता है ना जामुन दिखता है, इसलिए साला उसका कोई सेंस ही नहीं है, फिर भी गुलाब जामुन है। लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद बोल दिया, मैंने सेंस लगाना है कि ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है गुरुजी, बताइए बताइए, सब्र नहीं हो रहा है। तो px बराबर ऐसे लिखो, ऐसे ax³ bx² cx + d, 4 गो टर्म होगा और ऐसे दिखेगा। टुकुर टुकुर इधर देखो, पहले a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 0 हो गया बबुआ तो ये पूरा ख़त्म ना हो जाएगा, तब ये तुम्हारा आ जाएगा द्विघात में, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो बताएं नहीं। अरे काहे घबराते हो रे, तुम्हारा मास्टर इंग्लिश वाला मास्टर है, हिंदी में आ गया है फिलहाल अभी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे सर बताते चलिए, हम लोग को डरा दिए हैं पहले। अरे डरने की कोई बात नहीं, हम ही पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, सब सिखा देंगे, ठीक है ना। ax³ + bx² + cx + d, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी bcd का क्या मतलब, तो bcd 0 हो सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो भी हमारा घात 3 ही होगा। तब गुरुजी एक एग्जाम्पल दो, मज़ा नहीं आया सर, एक एग्जाम्पल तो बनना चाहिए। अरे आपके सामने है भाई साहब, लिखो 3x³ + 6x² + 9x - 6, ऐसा सपोज कर लो तुम्हारे पास क्या है, एक ठो बहुपद है। घात कितनी है बेटा, 3 है, क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। तो बता दो a का वैल्यू क्या होगा गुरुजी, b का क्या होगा, c का क्या होगा, d का क्या होगा। अरे तुम तो इतना होशियार हो गए हो ना, x³ के बगल में जो लिखा है उसको कहो 3 है, वही हमारा ये है, और ये हमारा b है, ये हमारा c है ना। b कितना है जी, 6 है, और ये कितना है, 9 है, और ये -6 है। इसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको मैंने बताया घात के बारे में, और उसके बाद ये तुम्हारा जो क्या कहते हो बहुपद के प्रकार मैंने बताया, है ना। आज जो हम लोग ने सीखा है उसको आप लोग बढ़िया से पहले नोट करना, फिर समझना, नेक्स्ट क्लास में कमेंट में बताना कि कहाँ तक समझ में आया। आप ध्यान से समझना, बहुपद को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो px से डिनोट करते हैं। कभी कभी तुमको ये y = px टाइप का दिखेगा, ये भी बहुपद को डिनोट करने का तरीका होता है। बात समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया सर। अब मैं
एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो तुम चुटकी में एकदम सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो शून्यक क्या होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कहा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम ग्राफ को देख करके शून्यक पता लगाते हैं, इसके जो मूल मंत्र है ना उसको तुम समझ लो बेटा, एकदम समझ लो, है ना। देखो ग्राफ जो होता है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला ग्राफ है हमारा, ये जो तीर लगाया ना ये ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, ये वाला हमारा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। अब देखो कैसे पता चलेगा गुरुजी कि कितना जीरोज होगा, तो कितना जीरो होगा इसकी जानकारी के लिए हम ये देखेंगे कि जो ग्राफवा है ना वो एक्स एक्सिस को, ये वाला एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं देखना बेटा, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया है या फिर कितने जगह पे टच किया है। कट करना मतलब काट दिया है, मतलब उसको उससे पास हुआ है। टच करना मतलब छू के गुजरा है ना। तो कट और टच में समझ में आता है ना, कट मतलब क्रॉस किया है, टच मतलब छू के गुजरा है। तो जितना जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को उतना ही शून्यक होगा, और जितना जगह अगर टच किया तो भी एक ही बार काउंट करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे देखूँ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सर तो कट ही नहीं किया है ना टच ही किया है, तो इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो अरे बाबू साहब जब कटे नहीं किया तो जीरो हो जाएगा। और ये वाला सर तो ये वाला एक ही जगह कट किया है ना, तो इसका शून्यक की संख्या 1 होगा। और ये वाला सर गुरुजी देखो एक्स एक्सिस में कितना जगह कट किया है, 3 जगह। अरे सर वाई एक्सिस में कट किया तो उसको नहीं देखना है, उसको कोई मतलब नहीं है, हमको एक्स एक्सिस को देखना है। तो इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। इसको कितना जगह कट किया है, इसको 2 जगह कट किया है, तो इसके शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको कितना जगह कट किया, 1 2 3 4, तो शून्यक की संख्या हो गई 4, है ना। अब इसमें टच किया है गुरुजी, तो उसको कितना काउंट करना है, 1 ही तो काउंट करना है। हाँ तो कितना हो गया ये शून्यक की संख्या 3। ये तो बड़ा आसान लगा गुरुजी, तो आसान लगा तो मैं तुमको दे रहा हूँ एक ठो बनाने के लिए। एक ठो बना के लाना ही है तुम लोग को, ये रहा आपको बनाने के लिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, तुम लोग को उत्तर अपने से करना, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें शून्यक की संख्या 1 जगह कट कर रहा है इसलिए 1 होगा। इसमें शून्यक की संख्या 2 जगह कट रहा है इसलिए 2 होगा। इसमें 3 जगह कट कर रहा है इसलिए 3 होगा। इसको एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट, वाई को मत देखना रे बच्चा लोग, इसका 1 होगा। टच कर रहा है 1 होगा, 1 2 3 4, ये हो गया शून्यक 4। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक ही दिन में सब चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है, मैंने जितना पढ़ाया आप इसको अच्छे से करके आओगे। तो मैं ये 2.2 में कैसे निकालते हैं शून्यक और कैसे निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, तो उसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है कि मैंने जो आज पढ़ाया उसको हर एक चीज़ को बढ़िया से नोट करना है, समझना है ना। उसके बाद आपको कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में बताना है ना। पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, ये रहा पर्सनल नंबर जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि गुरुजी हमको यहाँ पे दिक्कत हुई है, एक बार फिर से बता दो, है ना। ये आपका पर्सनल नंबर है, आपका भाई आपका सर संतोष सर का नंबर है पर्सनल नंबर। आप इस पर कॉल करो या कॉल मत करो, मैसेज करना है। मैं कुछ ग्रुप बना दूंगा आप लोग का, तो जिससे क्या होगा कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये आपका टीचर है और ये टीचर का कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप जब चाहो तब आप मैसेज करो, कोई इंक्वायरी करो जो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड हो। फालतू चीज़ें तो बिल्कुल ना मैसेज करें, ठीक है। और बाकी एक काम तो आप लोग भूल ही गए हो भैया, इतना आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने सर को, है ना, एक लाइक ज़रूर दो सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों के बीच शेयर भी करो, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट खोज के लाऊं, अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।